वेलकम टू जोट अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ है अभिषेक शर्मा, जिन्होंने इस साल एचपीएस का जो एग्ज़ाम रहा है उसमें 9th रैंक हासिल किया है। तो आपके साथ ये डिस्कस करेंगे अपनी जर्नी और किस तरह से इन्होंने अपनी तैयारी करी, इनके सामने क्या क्या चैलेंजेस रहे और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो करी। तो इस तरह की जो भी बातें होगी उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभिषेक के साथ। तो अभिषेक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड तो आप यहाँ पे आए तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जो व्यूअर्स है तो डेफिनेटली मैं होप करूँगा कि उनको बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलेगा आपकी जर्नी से। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, अपनी जो एजुकेशन रही है कहाँ तक रही है, कैसी रही है। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है एंड आई बिलोंग टू नालागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट सोलन। और सिर्फ मेरी इनिशियल स्कूलिंग नालागढ़ से ही सीबीएसई बोर्ड में हुई है एंड आफ्टरवर्ड्स मैं जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मेरी इंजीनियरिंग हुई है और मैं 2018 में पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद से ही मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना इंजीनियरिंग कर रहे थे, है ना? तो कब आपको पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि नहीं ठीक है, मुझे इधर जाना चाहिए सिविल सर्विसेज की तरफ? सर एहसास तो आई थिंक काफ़ी पहले ही हो गया था, मतलब बिफ़ोर इंजीनियरिंग ही मैं कहूँगा कि 12th के बाद एक थोड़ा मन बना लिया था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है एंड सिविल सर्विसेज वाज द प्रेफर्ड ऑप्शन। तो बट इंजीनियरिंग के सेकेंड या थर्ड ईयर में आके सीनियर्स से बात हुई जो एक्चुअली तैयारी कर रहे थे उस टाइम, और यूट्यूब पे टॉपर स्टॉक्स देखी तो थोड़ी मोटिवेशन मिली। तो अकॉर्डिंगली सर थर्ड ईयर में जाके न्यूज़पेपर रीडिंग करनी स्टार्ट करी, थोड़ी एनसीईआरटीज़ पढ़ी, तो तब से मतलब थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। चलो देखो, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे हम सोचते हैं कि एक बारी डिसीजन ले लेते हैं, चलो तैयारी कर लेते हैं ना, और जैसे हम तैयारी में एंटर हो जाते हैं तो आई थिंक ये जो क्वेश्चन होगा ये बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं ना, उनकी भी एक क्वेरी रहती है। तो वो एक बारी में क्या करते हैं, पूरी डिसाइड कर लेते हैं कि हम ये तैयारी करने जा रहे हैं ना। जैसे ही तैयारी में वो एंटर कर जाता है तो कई बार उनको एक डाउट आने लग जाता है कि यार मैंने ठीक किया है ये, या मैं ये कर पाऊंगा ना। तो इनिशियल स्टेज में एक डाउट्स आने लग जाता है। और तो क्या आपके साथ वैसा हुआ था? बिल्कुल सर, इनिशियली थोड़े डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जब पता नहीं चलता कि किस डायरेक्शन में जाना है, या जो इंटरनेट पे लिखा है वो सही है, या मतलब इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से भरा है। तो अगर आप यूपीएससी डालोगे गूगल पे तो देर आर मल्टीपल थिंग्स ऑन इंटरनेट। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आई गेस एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको हर टाइम पे फ्रीक्वेंटली गाइड करे कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है। या कभी अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आप उससे फ़ोन कर सकते हो और वो आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन देगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है। तो अब देखो, जैसे तैयारी जब जब हम तैयारी में एंटर होता है तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद प्रीलिम्स को ही हम तैयारी समझते हैं ना, और मेंस भी आ गए, है ना। चलो इंटरव्यू तो बात की बात है। तो आपकी जो प्रिपरेशन रही है, क्या आपने प्रीलिम्स की अलग से की या मेंस की बाद में की, या दोनों को मिक्स करके चलते रहे आप? सर तैयारी प्री और मेंस की एक साथ ही होती है, मतलब मैंने एक साथ ही तैयारी करी है। आई थिंक सिलेबस कुछ डिफरेंट नहीं है, बस प्री के लिए थोड़े एमसीक्यूज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट तैयारी एक साथ ही करनी पड़ती है क्योंकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपने अंदर पहले लानी पड़ेगी सब्जेक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में पहले कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तब वो प्रीलिम्स में जाके एग्जीक्यूट हो पाएंगे। तो अकॉर्डिंगली तैयारी मैंने कंबाइंड करी है, बट प्री से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे। तो प्री में काफ़ी हेल्प हो गई एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। ठीक है। तो अब जैसे आपके कुछ सोर्सेज रहे होंगे, है ना, कुछ पर्टिकुलर सोर्स रहे होंगे प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपको प्रीलिम्स पे ज़्यादा हेल्प करा है आपका? एच पी जी के या फिर जी एस कम्बाइंड पूरा? सर जी एस के तो वही स्टैंडर्ड सोर्सेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है मैंने, जोग्राफी के लिए एन सी आर टीज़ प्लस एटलस, देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, और इकोनॉमी के लिए सर मैंने रमेश सिंह पढ़ी है पूरी। बट आई गेस एच एस का मतलब एग्ज़ाम पूरा देने के बाद मुझे फील हुआ कि वो शायद इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है एच एस में। यूपीएससी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी बुक किताब है, बट एच एस का शायद इतना ज़्यादा सिलेबस वो कवर नहीं करती, या फिर इतना ज़्यादा इकोनॉमी पूछा नहीं जाता है एच एस में। तो और इन्वायरमेंट के लिए शंकर आई एस प्लस करंट अफेयर्स,
एंड सर HPGK के लिए मैंने जोग्टा अकेडमी की प्री वाली और मेंस वाली किताब दोनों पढ़ी हैं, वो काफ़ी यूज़फुल हैं। प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स फॉलो करी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश की, मतलब जैसे सोर्सेज डिफरेंट मेंस में जो सिलेबस आता है, फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई, तो जो हिमाचल की फॉरेस्ट पॉलिसी है या टूरिज़्म पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो वो गवर्नमेंट के सोर्सेज आर मोस्ट रिलायबल। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न देखो ना बच्चों में ये भी रहती है कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ें, है ना? और इंटरनेट पे आजकल इतना सारा करंट अफेयर्स मिलता है और भी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि एक तो बम्बार्डनेस है ना? फैक्ट्स की, नॉलेज की, नोट्स की, तो इसको ना सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा मैं खुद भी इसको चीज़ को फ़ील करता हूँ कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो वो कहीं न कहीं ना जो एस्पिरेंट्स हैं वो थोड़े उससे हट जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। ना देखो जिस टाइम हमने तैयारी स्टार्ट करी थी, उस टाइम एनसीईआरटी पे फोकस करते थे, है ना? स्टैंडर्ड बुक्स पे फोकस करते थे और वो आज भी है। तो मुझे शायद ये लगता है कि आज जो फाइनल सिलेक्शन लेता है, तो उसके लिए आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। बट कहीं न कहीं ये चीज़ शायद देखने को मिलती है कई बारी कि जो न्यू एस्पिरेंट्स होता है, तो ये उससे थोड़े से हट जाते हैं, है ना? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि किस तरह से इसको बैलेंस करना चाहिए और क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तैयारी में? सर आई थिंक बैलेंस करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब जैसे आपने खुद कहा कि आजकल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं इंटरनेट पे, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने उन्हीं स्टैंडर्ड सोर्सेज से स्टिक किया, जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई या फिर जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है, जैसे रमेश सिंह हो गई या लक्ष्मीकांत हो गई। तो सर आई थिंक बुक्स से स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके पास हज़ारों सोर्सेज पड़े हों राइट, इंटरनेट पे, राइट। नोट्स बहुत तरह के पड़े हैं, बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो नोट्स उन्हीं बुक्स से बने हैं। हुँ, अगर ज्योग्राफी के कोई नोट्स आपको इंटरनेट में मिल रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं। बिल्कुल। एनसीईआरटीज़ पढ़ के आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। हुँ, तो हुँ, हुँ। आई थिंक बुक से स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आपको किसी चीज़ के लिए सोर्स नहीं मिल पा रहा है तो आप इंटरनेट पे जाओ, तो हुँ। आप ऑल्टरनेटिव्स हाँ, ढूंढो। मतलब एडिशनल हो सकता है हाँ कि जी, आपको बुक कहीं समझ नहीं आ रही है हाँ जी, ना? तो उस टाइम आप इंटरनेट का यूज़ कर यूज़ सकते कर हो। सकते हैं। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो गूगल कर सकते हैं, बट अगर ओवरऑल सिलेबस की बात करूँ तो स्टैंडर्ड बुक से स्टिक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है, हाँ ठीक है। देखो एनसीईआरटी भी पढ़नी ज़रूरी है। जी, बिल्कुल अच्छा, सर। दूसरा आता है करंट अफ़ेयर्स ना, करंट अफ़ेयर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो मुझे तो लगता है देखो प्री में है, मेंस में है, इवन जब आप इंटरव्यू में एंटर करते हो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है करंट बिल्कुल अफ़ेयर। सर। और करंट अफ़ेयर में भी क्या है कि देखो जो हम इंटरनेट में पढ़ते हैं या शॉर्टकट नोट्स पढ़ते होते हैं, तो उसमें कई बारी क्या होता है फैक्ट एंड फिगर से तो हम वाकिफ़ हो जाते हैं, है ना? कई बारी क्या होता है कि मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है, अपना एक लिखने का तरीका है, तो उसके लिए आपने ऑब्वियसली कुछ पढ़ा होगा, हाँ जी। वो भी आप बताएँ? सर करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली मैंने विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन आती है वो पढ़ी है। प्लस हिमाचल स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए ट्रिब्यून पढ़ा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि मैंने इन 2 सोर्सेज़ से ही स्टिक किया, क्योंकि पहले मैं यही गलती कर रहा था कि मैं 2 या 3 सोर्सेज़ फॉलो कर रहा था करंट अफेयर्स के लिए। हुँ, हुँ। जैसे इनसाइट्स की मंथली मैगज़ीन आती हुँ, हुँ, है, हुँ। आईएएस बाबा की हुँ, हुँ, मैगज़ीन हुँ। आती है जीएस के लिए। पर रिवाइज़ वो एक बार भी नहीं हो पा रही थी, सिर्फ़ यस, पढ़ रहा था मैं उसको, राइट। रिविज़न नहीं हो पा रही थी। हाँ, ये थी। तो सर विज़न की मैगज़ीन मैंने पेपर से पहले ज़्यादा नहीं तो 4-5 बार रिवाइज़ करी है, मंथली मैगज़ीन्स 9-10 महीने की। तो आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई हर टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि मेंस में तो मुझे यूज़फुल हुआ ही, हुँ, हुँ, बट हुँ। प्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काफ़ी काफ़ी हुँ। हेल्पफुल रही वो चीज़। तो आपका ये मानना है कि एक सोर्स रखो और उसको आप 3-4 बार जैसे आपने बताया 5 बार रिवाइज़ किया हुआ है। तो देखो ये तो मैं भी मानता हूँ इस बात को कि जितना आप रिवाइज़ करोगे आपकी क्लैरिटी भी आएगी, है ना? आपके कनेक्शन जुड़ने स्टार्ट हो जाएँगे और आपको जीएस में भी हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि ये शायद सभी को सोचनी समझनी चाहिए आज की डेट से। एक अच्छा सोर्स पकड़ो और उस पे ही रिलाय करते रहो क्योंकि वो आपको मेन तक आगे वो हेल्प मैं करेगा। सर ये भी नहीं कह रहा हूँ कि विजन की ही मंथली पकड़ो, वो कोई भी हो सकता है, वो इनसाइट्स, कोई भी हो आईएएस बाबा सकता है। कुछ भी पकड़ो, कुछ भी हो मतलब सकता है, बहुत कुछ भी हो रिसोर्सेज हैं, सकता है। हाँ। बट उस एक सोर्स से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। और न्यूज़पेपर का कितना रोल रहता है? सर न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंट इवेंट्स से अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने तो सर पहले मैं हिंदू पढ़ता था, बट फिर जब मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे वो ज़्यादा यूज़फुल लगा, क्योंकि हुँ, उसमें सर बीच में एक एक्सप्लेन्ड सीरीज़ हुँ, आती है। यस, राइट, राइट। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि वो रोज़ के करंट इवेंट्स में से किसी एक टॉपिक को उठा के उसी को पूरा एक्सप्लेन करके हुँ, आर्टिकल छापते थे। आर्टिकल हाँ। तो सर इंडियन एक्सप्रेस मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब अब तो 1 डेढ़ साल से पढ़ता हूँ मैं। हुँ, हुँ, हुँ। इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया स्पेसिफिक और हिमाचल के लिए ट्रिब्यून। तो ये 2 न्यूज़पेपर्स तो मैं पढ़ता ही था। ठीक है। अच्छा अब हम जाते हैं मेंस की तरफ, है ना? तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है?
थोड़ा तो डिफरेंस रहता ही है ना, तो किस तरह से अपनी न्यूज़ को डील सर जैसे प्री के लिए मैं फैक्चुअल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा था या स्टैट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। मेंस के लिए सर मैंने थोड़ा चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी, उस हिसाब से कि मैं आंसर राइटिंग में उन चीज़ों को कैसे लिख पाऊँ। जैसे कोई भी एक टॉपिक है तो उसमें अगर क्वेश्चन आ जाता है तो मैं आंसर कैसे डेवलप करूँगा, मतलब इंट्रोडक्शन देनी है, बॉडी लेके आनी है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो सर आंसर राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ जी, आंसर राइटिंग सर, मतलब मैं अगर अपने आंसर्स को, जैसे मैं काफ़ी पहले से आंसर राइटिंग करता था, तो मैंने अपने आंसर्स को खुद ही इवैल्यूएट किया तो वो मुझे ठीक लगते थे। प्लस जैसे पीयर रिव्यू होता है तो पीयर रिव्यू में मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। तो सर आंसर राइटिंग के लिए मैं काफ़ी पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि अच्छी हो जाएगी। बट प्री के बाद मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की एंड भूषण रोहता सर सिविल स्क्वायर एकेडमी से मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही मुझे, प्लस मेरे पास कंटेंट अच्छा था, तो मैं अपने आंसर्स को अकॉर्डिंगली अच्छे से हाँ, स्ट्रक्चराइज़ तो कर यही पाया। है कि देखो ना, अगर आप कई बार हम जैसे आप बोल रहे हो कि आप आंसर लिखता है ना, तो हमें लगता है कि शायद हम ठीक ही लिख रहे होंगे, है ना? जब आपको कोई इवैल्यूएट करने वाला होगा दूसरा, तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है और आपको आगे के लिए पता चलता है कि किस तरह से आंसर लिखना है। तो ये भी रहता है कि तो आंसर राइटिंग आई थिंक देखो प्री के बाद तो देखो टाइम कम रहता है ना? तो आपको लगता है कि प्री के बाद आपने मैनेज की होगी या पहले कर दी थी? तो आप तो पहले कर दी थी, तो ये तो सर जैसे पहले मैं आंसर राइटिंग करता था तो मुझे, मतलब जैसे रिव्यू मिलता था तो मेरे आंसर्स ठीक होते थे, तो मुझे इतनी ज़्यादा नीड फील नहीं हुई कि मैं रोज़ आंसर्स लिखूं। मैं वीकली आंसर्स, मतलब एक दो बार वीक में आंसर्स लिख लेता था। बट प्री के बाद मैंने ये अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मुझे रोज़ आंसर्स लिखने हैं। प्लस जैसे टेस्ट डिज़ाइंड थे मेरे, तो वो टेस्ट मैं टाइम पे देता था, जैसे 3 दिन बाद या वीकली टेस्ट होता था तो वो तो मैं पक्का देता था। बट रोज़ का 1 या 2 आंसर्स लिखना प्री के बाद मेरे टाइम टेबल का पार्ट था। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा-सा थोड़ा डीप क्वेश्चन है ना? जैसे आप बता रहे हो कि आप 2018 में पास आउट हुए, है ना? तो अभी सक्सेस मिलते-मिलते आपको 2022 आ गया, है ना? 2022 में आप एंटर हो चुके हो, तो आप अब ट्रेनिंग में जाओगे ना? तो कहीं न कहीं आपको देखो कितना है, ऑलमोस्ट 4 साल का एक स्ट्रगल रहा है ना? तो इतनी लंबी तैयारी में बैठना, है ना? और एक कंसिस्टेंसी बना के रखना और अपना मेंटल लेवल भी उस लेवल तक रखना कि हाँ, चलो ठीक है, मैं करूँगा, मैं करता रहूँगा, है ना? और बीच में फेलियर भी हो रहा है। तो आप अपना ये बताएँ कि कौन-सा अटेम्प्ट था आपका और कैसे उस टाइम के साथ आपने डील किया, है ना? जो बड़ा बीच में कोविड वाला दौर भी रहा, है ना? घर पे बैठ के तैयारी करनी है, एकदम से बड़ा ट्रांजिशनल फेज़ था। ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो और ऊपर से आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, एक प्रेशर ये भी रहता है कि आप नौकरी कर लो जाके ना, तो वो कैसे डील किया आपने उस सारे सिचुएशन को? सर उसके लिए आई थिंक सबसे पहले तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका गोल क्या है। सर मेरा गोल काफ़ी पहले से क्लियर था कि मुझे सिविल सर्वेंट ही बनना है, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने 2018 में मेरी प्लेसमेंट हो गई थी, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो घर बैठ के तैयारी स्टार्ट करी एंड फिर 2020 में कोविड आ गया तो उस वजह से मोमेंटम ब्रेक हुआ। तैयारी बीच में ख़राब हो गई या फिर बंद हो गई कह कह सकते हैं। तो उसके बाद सर, मतलब दोबारा मोमेंटम गेन करना बड़ा मुश्किल लगा। मतलब पढ़ाई हो पा रही थी, बट जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना या फिर उस हिसाब से चीज़ों पे फोकस करना कि पेपर निकालना है, वो वाले आप माइंडसेट ही नहीं बन पा रहा था। तो इस टाइम पे सर सबसे पहले तो आई थिंक गोल दिमाग में क्लियर था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, तो वो बहुत चीज़ हेल्प करा मुझे उस चीज़ ने, कि गोल क्लियर था। सेकेंडली ये वाला थॉट भी आया कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो इजीली कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएगी, वो वाली चीज़ भी आई। बट उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब पेरेंट्स ने लगातार यही चीज़ बोली कि जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी जो तेरा गोल है तू उसके लिए अच्छे से ट्राई कर ले। हाँ, बाद में नहीं होता बिकॉज़ दिस एग्ज़ाम इज़ क्वाइट रिस्की, नहीं पता चलता सर, नहीं होता। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, प्लस कोविड का टाइम था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो उस टाइम पे माइंडसेट थोड़ा क्लियर रखना, स्टेबल रखना, उसके लिए टाइम टेबल बनाया जिसमें सर थोड़ी और एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी। फॉर एग्जांपल वॉक करने जाता था मैं शाम को, तो उस टाइम पे फ्रेश एयर मिलती थी, थोड़ा माइंड रिलैक्स करने का टाइम मिलता था। मतलब थोड़ी चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्टी हुई, बट सबसे इम्पॉर्टेंट था कि गोल क्लियर था और ये दिमाग में था कि पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचो कि 1 साल तैयारी करेंगे और हो ही जाएगा।
होता है लोगों का, दैट इज़ अ फैक्ट, पर कोई सर्टेनिटी नहीं है कि होगा ही। तो आई थिंक पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग 1-2 साल में तैयारी करते हैं, फेलियर्स देखते हैं, छोड़ देते हैं। बट सर आई गेस वो पेशेंस बना के रखना, उस कंसिस्टेंसी को बना के रखना, उन किताबों को दोबारा दोबारा पढ़े जाना कि 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, फिर से वही किताब पढ़ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी लक्ष्मीकांत आप उठा के देखोगे तो उसमें मैं खुद नहीं पढ़ सकता कि क्या लिखा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा अंडरलाइन हो चुकी है। तो आई थिंक कंसिस्टेंसी बना के रखना और मतलब डिसहार्टन ना होना फेलियर्स को देख के, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये सबसे तो इम्पॉर्टेंट मतलब पार्ट आपकी, था मेरी अगर जर्नी आपकी का। बात को मैं कंक्लूड करूँ तो ये मुझे मिलता है देखने को, एक तो आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए, है ना? और अगर गोल आपका तब क्लियर होगा जब आपके सेल्फ डाउट कम होंगे, है ना? अगर आप अपने ऊपर ये डाउट करने लग जाओगे फिर तो बात नहीं बनेगी। और तीसरी बात, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने बुक पढ़ी है 2 बारी 3 बारी, तो इससे क्या पता चलता है कि रिवीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है ना? और रादर देन कि आप नए-नए बुक्स उठा रहे हो, नए-नए फैक्ट्स देख रहे हो। और उसके बाद हमें पता लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, फेलियर आ जाए, उधर से कोविड आ जाए, है ना? और आपके सराउंडिंग में चीज़ें बदल रही हो, फिर भी आप उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो। और फिर बीच में क्या होता है कि छोटे-छोटे ब्रेक्स दिमाग में आते रहते हैं। तो उसके लिए आप बोलो कि अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान बड़ा रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आपने वॉक वगैरह स्टार्ट कर दिया और अच्छे लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया, पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट रहती है ना? तो ये आपका एक पूरा एक वो फेज़ बोलूँगा मैं आपने, जिसमें रियली में इंसान लड़ता होता है ना? अपने साथ भी लड़ता ही होता है, अपनी तैयारी का है ना, स्ट्रगल वाला फेज़ होता है। तो जैसे देखो मैं इस फील्ड में हूँ, मैं खुद भी देखो तैयारी की है, और चलो जैसा भी रहा मेरा इंटरव्यू रहा, मेंस रहा, बड़े फेलियर भी देखे। तो फिर मेरा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट के साथ, तो उसमें ना मैंने बड़ी 2 चीज़ें बड़ी देखी है। एक तो देखिए कि ना, कई बारी एक एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, जब आपकी तैयारी कंप्लीट होती ही नहीं है। अभी आपने स्टार्ट किया है और अभी आप प्रोसेस में हो, और उसी टाइम ये वाली डाउट आने लग जाता है कि मुझे मेरा होगा या नहीं होगा। देखो वो तो अलग तरह का हो गया। और एक डाउट आने लग जाता है जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, जब आपको पता है कि मैं मेंस क्वालीफाई कर सकता हूँ, जब मैं इंटरव्यू तक पहुँच चुका हूँ, है ना? तो दोनों में अलग-अलग रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा हुआ था कि एक एक डर तब बैठा होगा जब शायद आपकी तैयारी अभी, अपने को पूरा अंदर से विश्वास है अभी कि मेरा अभी नहीं हुआ इतना। एक होता है तब शायद जब पूरा विश्वास हो जाए कि मेरा तैयारी हो चुकी है ना? तो दोनों में फ़र्क है। तो उस पे क्या बोलोगे आप? सर इनिशियली जैसे मैंने तैयारी यूपीएससी की स्टार्ट करी थी 2016 या 17 में, जैसे माइंडसेट बनाया कि यूपीएससी देना है, तो 2018 पास आउट हुआ और यूपीएससी दिया। उस टाइम पे सर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था कि हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे माइंडसेट होता ही है कि कुछ नहीं है, पढ़ना ही तो है, पढ़ के पेपर देना है, हो जाएगा। लोगों का भी होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता है बल्कि। तो बट जैसे फेलियर्स देखने को मिले, तो उसके बाद सर एक मतलब थोड़ा डिसहार्टन हुआ मैं भी, मतलब फील हुआ वो कि पेपर निकल नहीं रहा है, कैसे होगा, मतलब मिलेगी भी जॉब या नहीं, या फिर कॉरपोरेट में ही जाना पड़ेगा। मतलब जो गोल रखा था, जो ड्रीम था वो पूरा होगा भी, जो एम था वो होगा भी या नहीं। तो आई थिंक सर एज अ बिगिनर मुझे ये वाली चीज़ कभी फील नहीं हुई कि मुझसे होगा या होगा नहीं, नहीं, बट हाँ। कॉन्फिडेंस क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा, तो ये देखो बट पॉजिटिव चीज़ दिख रही है हाँ मुझ जी, में। और कई बार मैं स्टूडेंट्स में ये पहले से देखता हूँ, कई बार वो ना शुरू में ही थोड़े घबरा जाते हैं। हाँ जी। नहीं सर, मतलब कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट जी। इवेंचुअली जब फेलियर्स देखने को मिले तो थोड़ा डिसहार्टन फील हुआ। तब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पेपर निकल नहीं रहा है, मल्टीपल रिविजन्स करने के बाद भी नहीं निकल रहा है, एक ही किताब इतनी बार पढ़ने के बाद भी मतलब वही फेलियर। तो एक पॉइंट वैसा भी आया जब सोचा कि कहीं और स्विच कर लेता हूँ, मास्टर्स की तरफ देखने का मन भी बन गया था, और मतलब मल्टीपल ऑप्शंस दिमाग में चल रहे थे। बट अगेन एज आई जस्ट सेड कि गोल दिमाग में क्लियर था, प्लस पेरेंट्स का सपोर्ट था। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है लाइफ में तो आई गेस मुश्किल नहीं आनी चाहिए पेपर निकालने में। राइट, राइट। तो ठीक है, तो अभी इसमें अगर मैं एक और थोड़ा-सा सवाल पूछूँ, तो ऐसा आपको लगता है कि इस पूरी तैयारी में कि आपने कुछ कुछ 2 बड़ी गलतियाँ करी होगी, है ना? शायद मैं चाहता हूँ कि आपसे सीख के कोई जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको सबक मिले कि शायद ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए गलती हो, दूसरे के लिए नहीं भी हो, बट फिर भी। सर आई थिंक पहली जो मुझे लगता है गलती थी वो ये थी कि पहले मैं मल्टीपल सोर्सेज फॉलो कर रहा था, एक सोर्स से स्टिक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे ये डाउट हो रहा था कि शायद मेरा सिलेबस ही कवर्ड नहीं है। मतलब जैसे मैं क्वेश्चंस देखता था हर साल, जैसे यूपीएससी दे रहा था तो उसमें तो अनसर्टेनिटी ही बहुत है। तो जैसे क्वेश्चन मुझे वो स्टैंडर्ड सोर्स में मिलता ही नहीं था कि कहाँ से आ गया।
तो उस चक्कर में मैं 2-3 सोर्स एक ही सब्जेक्ट के कवर कर रहा था। तो उस चक्कर में हो ये रहा था कि रिवीजन नहीं हो पा रही थी। तो आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैंने ये चीज़ सीखी है कि एक ही सोर्स से स्टिक करना चाहिए, उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए, सो दैट क्लैरिटी आ जाती है कॉन्सेप्ट को लेके। तो अगर प्री में क्वेश्चन कुछ अटपटा या फिर टेढ़ा क्वेश्चन आ भी रहा है, तो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड वो कंसेप्ट क्लियर है तो वो क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। सेकंड सर, आई थिंक कंसिस्टेंसी में लैक कर रहा था मैं। मतलब बीच बीच में ऐसे फेज आते थे पढ़ाई का मन नहीं करता था। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी बनानी ज़रूरी है। अगर आपका किसी दिन पढ़ने का नहीं भी मन कर रहा तो एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ो, करंट इवेंट से अपडेटेड रहो। अगर स्टैटिक सोर्सेज पढ़ने का नहीं मन कर रहा तो वो चीज़ पढ़ो जिसमें आपको खुशी मिल रही है। कुछ नॉवल पढ़ सकते हैं आप, बट वो रीडिंग वाली हैबिट नहीं छूटनी चाहिए, या फिर वो माइंडसेट ब्रेक नहीं होना चाहिए, मोमेंटम, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे ज़ीरो थी। तो आई थिंक ये 2 इम्पॉर्टेंट लेसन्स थे। तो यहाँ से इन्फ्लुएंस निकाल सकते हो कि जो आपको 2 कमियां दिखी आपको ना, वही शायद आपने उस पर काम किया, है ना। इससे आपको मौका मिला अपने आप को खुद को जानने का, है ना। उसके ऊपर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छा, अब एक बात ये भी है कि देखो, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि ऑप्शनल का बड़ा रोल रहता है ना। हिमाचल में मानते हैं कि कुछ ऑप्शनल चलता है, कुछ ऑप्शनल नहीं चलता है। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि अभिषेक का जो ऑप्शनल रहा है वो PSI आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल। तो इससे इन्होंने क्वालिफाई किया। और इनका तो आप एक बार तो बताओ कि आपका क्या स्कोर रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी रही है आपको जब आपने ऑप्शनल ऑप्ट किया है ना, इस ऑप्शन की तरफ गए हो आप। सर जब मैंने तैयारी ऑप्शनल की स्टार्ट करी तो अगेन मैं यूपीएससी का सोच रहा था। तो उसमें सर मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगा क्योंकि आईआर एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही मतलब करंट इवेंट्स को पढ़ना, स्पेशली आईआर के अरीना में क्या हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ में हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स कैसे काम कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली मेरा आईआर में इंटरेस्ट था। तो पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ओवरऑल सिलेबस देखा तो थोड़े प्रोज एंड कॉन्स किए, तो पता चला कि जीएस में काफ़ी हेल्प हो रही है पेपर 2 में, और इवेंचुअली इंटरेस्ट बन गया जब चीज़ें पढ़ी, तो सर ऑप्ट कर लिया ये वाला ऑप्शनल। तो फिर जब एचएएस की बात आई तो उसमें मैंने सिलेबस देखा तो काफ़ी लिमिटेड सिलेबस था एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी ऑप्शनल। बट सर चीज़ें वही थी जो मैंने कवर कर रखी थी ऑलरेडी। तो आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट करी क्योंकि ऑप्शनल हो गया था कवर, सिर्फ रिवीजन करनी थी और साथ में आंसर्स डिज़ाइन करने थे। तो थोड़े आंसर्स लिखने स्टार्ट किए, देखना स्टार्ट किया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे। तो मतलब ऑप्शनल कवर होने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, बट जैसे अभी मैं मार्क्स की बात करूँ तो मेरे 111 हैं, 56 फर्स्ट पेपर में और 55 सेकंड में हैं। तो अगर एनालाइज करा जाए तो मार्क्स इतने भी अच्छे नहीं हैं, डिसेंट स्कोर है। बट सर मतलब ये थोड़ी बनी हुई है मिथ स्टूडेंट्स के दिमाग में कि कोई ऑप्शनल बेटर स्कोर करता है, कोई ऑप्शनल कम स्कोर करता है। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। हर साल किसी ऑप्शनल में ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी में कम आ जाते हैं। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि वहाँ पे चेकिंग कैसी हो रही है या वहाँ पे कैसी मार्किंग हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शनल डिसाइड करते हुए ये देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हुए इंटरेस्ट आ रहा है। प्लस अगर आप थोड़े प्रोज एंड कॉन्स करोगे तो कौन से ऑप्शनल आपको जीएस में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम एट द सेम टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल भी होके चलते हैं कि सिर्फ पढ़ने में मज़ा नहीं आना चाहिए, हेल्प भी होनी चाहिए साथ में। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो आपके हिसाब से, रीडिंग में मज़ा आए, प्लस जीएस में अगर वो हेल्प कर रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब PSI आ रहा है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लेना चाहते हैं PSI। हाँ जी। तो थोड़ा अगर हम PSIR के बारे में थोड़ी सी बात करें। जैसे देखो, HCS में क्या है, थॉट्स वाला पार्ट नहीं है, हाँ जी। सीधा थ्योरी दिया है। राइट। तो तो आप क्या सजेस्ट करोगे क्योंकि थ्योरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा खुद भी रहा है PSIR, तो थ्योरी को पढ़ने के लिए थॉट तो पढ़ना ही पड़ता है ना। तो ऐसा तो नहीं कि हम एकदम से सीधा थिंकर तो पढ़ना ही थिंकर पड़ेगा। तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर राइट सिलेबस में नहीं भी हो। राइट राइट। तो थॉट्स के लिए क्या रिकमेंड करते हो, अगर थॉट और थ्योरी वाली बात करें। सर तो थॉट्स पेपर और बोल रहे हैं। थियरीज के लिए मैंने ओपी गौबा पॉलिटिकल थियरी बुक आती है वो मैंने पढ़ी है। आई थिंक काफ़ी अच्छी किताब है। प्लस अगर सिलेबस का कोई पार्ट ऐसा था जो बुक में नहीं मिल रहा था या फिर जो मतलब नहीं कहीं सोर्स पे मिल रहा था, तो उसको मैंने गूगल किया है और आई गेस उस बुक में काफ़ी चीज़ें कवर्ड हैं। 80-90% सिलेबस कवर्ड है। अगर 10% कहीं नहीं मिल रहा है तो मैंने उसको गूगल किया है। वही बात है सर, मैंने अपने सोर्सेज को काफ़ी लिमिट कर दिया था ताकि मुझे मतलब ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होते हो तो टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। उस टाइम पे आपको रिवीजन भी करनी होती है, थोड़े आंसर राइटिंग भी करनी होती है। तो आई गेस सोर्सेज को लिमिट करके ही स्टार्टिंग से चलना चाहिए
ताकि आपके रिवीजन के लिए टाइम अच्छा बच जाए। उसके लिए सर उसका मतलब मोस्टली वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो लक्ष्मीकांत से काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई थी, प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मैंने, और बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उससे सर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस इजीली टैकल हो गए थे। और पॉलिटी के लिए सर थोड़े बहुत जैसे फेडरलिज्म के क्वेश्चंस आते हैं या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सर मैंने गूगल किए थे, प्लस थिंकर्स उसमें ऐड कर लिए गूगल से देख के ही। तो इंटरनेट का काफ़ी अच्छा यूज़ किया था इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। ठीक है। और उसमें एक पार्ट रहता है कि जो हमारे कुछ फॉरेन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, चाइना का है, हाँ जी, वो यूएस पेपर का, 2 का पार्ट है। पेपर टू जैसे का पेपर पार्ट 2 में जो पार्ट ए है वो तो सर कवर हो गया था। मैंने एंड्रयू हेविट की बुक पढ़ी थी, है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उससे सर पार्ट 1 कवर हो गया था, जिसमें डीकोलोनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूटीओ वगैरह वाले टॉपिक्स हैं। पार्ट 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ यूके, स्विट्ज़रलैंड, यूएस एंड चाइना है, वो सर कहीं पे भी स्टैंडर्ड सोर्स मिल नहीं रहा था। तो उसके लिए मुझे एक एलपीयू का डॉक्यूमेंट मिला, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। तो उसका एक डॉक्यूमेंट था, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ही है डॉक्यूमेंट। उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी हुई हैं इस टॉपिक को लेके। तो मैंने वो फॉलो किया और वहाँ से सर सिलेबस ईजिली हो गया था। ठीक है। तो अब देखो ना, एक बात ये भी रहती है कि जैसे हम अपनी पढ़ाई करते होते हैं ना, प्रीलिम्स भी है, मेंस है, ऑप्शनल भी है। तो जैसे टारगेट बनाते होते हैं, तो अपने अपने तरीके होते हैं, कोई 10 दिन का बनाता है, कोई 15 दिन का बनाता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है कि किस तरह के टारगेट आपने बनाए हैं, है ना? सर मैंने बेसिकली वीकली टारगेट्स बनाए थे। जैसे प्री से 2 ढाई महीने पहले तो मैंने प्रॉपर वीकली टारगेट्स बनाए थे हर सब्जेक्ट को लेके, कि एक हफ्ते में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री कवर करनी है, सेकंड में ज्योग्राफी कवर करनी है, थर्ड में पॉलिटी, फिर फोर्थ में इकोनॉमी। ऐसे वीकली टारगेट्स बनाए, प्लस रोज़ के लिए करंट अफेयर्स और एचपीजी के। ये सर ऑन अ डेली बेसिस चला है, क्योंकि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिनका वेटेज भी काफ़ी है प्री में, प्लस जिनको आपको रोज़ ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्री में जाके क्वेश्चंस कर पाओगे। प्लस सर हिमाचल जीके के हिसाब से इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लास्ट ईयर का अगर आप प्री देखोगे तो इकोनॉमिक सर्वे से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो वो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। वो भी मतलब एटलीस्ट 2-3 रिविजन्स तो बहुत ज़रूरी हैं। और मेंस में काफ़ी हेल्प होती है जब आंसर राइटिंग करते हैं हम हिमाचल वाले क्वेश्चंस के लिए। एंड एटलस पढ़ना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एटलस भी मैं सर रोज़ पढ़ता था। मतलब ये वाले कंपोनेंट्स रोज़ होते थे, एटलस, करंट अफेयर्स और हिमाचल जी के। बाकी सर वीकली टारगेट्स बनाए हुए थे जीएस के कंपोनेंट्स के लिए। ठीक है। तो जब हमारी एक जर्नी रहती है, तो जब सक्सेस मिलती है तो पीछे मुड़ के देखते तो लगता है कि अच्छा है ना, भले उसमें स्ट्रगल रही होगी। तो मैं तो और एस्पिरेंट से यही चाहूँगा कि अपनी जो जर्नी है उसको भी इंजॉय करें ना, सक्सेस मिलती होती है। तो एंड में आप क्या कहना चाहोगे, जो भी आपकी तरह जिन्होंने स्ट्रगल करी है, तैयारी करी है, अभी लगे हुए हैं ना, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप फाइनल? सर आई थिंक एक ही बात कहना चाहूँगा मैं कि ये जर्नी थोड़ी मुश्किल ज़रूर है। मतलब आई गेस पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बट इस जर्नी को जीना मुश्किल है। बीच में ऐसे फेजेस आते हैं जब पढ़ने का मन नहीं करता, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि हो नहीं रहा है। बट आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट वही चीज़ें हैं, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेशेंस रखना। तो अगर आप ये चीज़ें रख पा रहे हो तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन लिस्ट में आपका नाम होगा ही होगा। एंड यही मेरा मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि डेडिकेशन और डिसिप्लिन से लगे रहेंगे अगर, तो डेफिनेटली एक दिन सिलेक्शन होनी ही होनी है। ठीक है। तो व्यूअर्स, तो हमारे जो ये कॉन्वर्सेशन थी बड़ी हेल्दी रही है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, सीखने को मिला है कुछ ना कुछ मेरे को भी। तो यहाँ पे मुझे जो कंक्लूजन मैंने ये निकाला है कि जैसे इनकी बातों से लगता है कि कितनी डेप्थ में इन्होंने अपना इस तैयारी को जिया है ना। उसमें सबसे बड़ी बात ये रहा है कि इन्होंने अपने आप को भी समझा है ना। बिल्कुल इस सर। तैयारी में क्या होता है कि आप अपने आप को समझने लग जाते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं होती। तो आपको एक पेशेंस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और एक लिमिटेड सोर्स के साथ अपने इर्द गिर्द आप एक ऐसी वॉल तैयार करोगे, तो आपको पता है कि ये मेरी बाउंड्री एक है ना, अगर मैं इसमें रहूँगा और अपने ऊपर विश्वास करूँगा तो सिलेक्शन हो जाएगी। तो अभिषेक जी, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच एंड सर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।
थैंक और यू। उम्मीद हम करेंगे कि आप दोबारा भी ऑब्वियसली पेपर दोगे और अगली बार आप फिर आओ, है ना, और एक अच्छे रैंक लेके। और बाकी तो ये चलता ही है कि जहाँ पे आप सेटिस्फेक्शन का लेवल आ जाता है वहाँ सब कुछ ठीक है। डेफिनेटली सर। और आप जाइए हमारी स्टेट हिमाचल को सर्व कीजिए। थैंक यू बेस्ट सर। ऑफ लक। थैंक यू सो थैंक यू। मच। चलो।